रियान, स्वागत करता हूँ आप सबका, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट विद में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार से सुखी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन में आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि आपका मॉडल सेट जो है निकल चुका है, 2023 का मॉडल सेट निकल चुका है। जिनको नहीं पता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। पूरा सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और 2023 का जो हमने मॉडल सेट यानी कि मैथ का मॉडल सेट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैंने अपलोड कर दिया है। हम अब क्या बात करने वाले हैं आज के सेशन में, हम बात करने वाला है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बाकी था, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया था तो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रही होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है दोस्तों, यदि एचसीएफ 657 और 306 का 9 हो तो एलसीएम 657 और 306 ज्ञात करिए। यानी कि आपको दो संख्याओं का आपको एचसीएफ दिया गया है, आपको दो संख्याओं का निकालना क्या है दोस्तों, एलसीएम निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या दिया गया दोस्तों, आपको एचसीएफ दिया गया। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया। एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये जो एचसीएफ इनटू एलसीएम है, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के ना। एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर दो, यानी कि दी गई संख्या बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू हमारा बराबर होता है दी गई संख्या के गुणनफल के, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर क्या होती है, हमारा दी गई संख्या के गुणनफल के। या फिर के लिख भी सकते हैं, या फिर के नहीं भी लिख सकते, ठीक है। दी गई संख्या के गुणनफल। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या निकालना बोला दोस्तों, एलसीएम निकालना बोला है ना। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या आ जाएगी, एलसीएम बराबर दी गई संख्या का गुणनफल, यानी दो संख्या जो दी गई है। देखिए एक आपका क्या है 657 है, एक 306, ठीक है। 657 क्या है, 306 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ना, हम यहाँ पे लिखेंगे 657 गुना 306 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय हम क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, चूंकि मुझे एलसीएम निकालना है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे एचसीएफ को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अभी क्या, एलसीएम इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 657 गुना 306 बटा एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है, इट्स गिवन। ये हमारा दिया हुआ है दोस्तों, एचसीएफ हमारा दिया हुआ, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में कि आपको एचसीएफ 9 दिया गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, एचसीएफ की जगह पे 9 को बैठा देंगे। आप जैसे 9 बैठा दिए, हम यहाँ से 9 काटेंगे। देखिए ये 9 से 306 कट जाएगा, कितना बार में देख सकते हैं, 9 से ये 30 है ना, 9 का पारा में 30 आता नहीं है, 9 3 ही हमारा 27 होता है। 3 से दे दिए वहां पे, जैसे ये 27 हुआ, यहाँ से 3 घटेगा, यहाँ 3 आएगा, तो कई बार में 36 बना, तो ये 4 बार में यानी 34 आया। तो हमारा एलसीएम क्या निकलेगा, देखिए एलसीएम इक्वल हम क्या करेंगे, अब क्या निकला हमारा रिजल्ट 657 इंटू 34। जब दोस्तों आप इन दोनों संख्या को जब गुना करेंगे ना, आपका आंसर आएगा 22338। ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। आप इन दोनों संख्या को मल्टीपल करके चेक करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा 22338 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है आपको कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है दोस्तों, क्या ज्ञात करनी है, आपको एक द्विघात बहुपद निकालनी है जिसके शून्यकों का आपका योग और गुणनफल दिया गया है, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद हमारा किस रूप में है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि द्विघात बहुपद हमारा इस रूप में होता है, ax² + bx + c। इस रूप में हमारा द्विघात बहुपद होता है, हमें इसी रूप को लाना है, ठीक है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। देखिए ये बहुत सरल तरीके से बनाएंगे इसको, एकदम ही शॉर्ट, एकदम सीधा तरीके से बनाएंगे। देखिए कैसे, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम पहले इस तरह लिखते हैं, माना कि ये जो हम लिख रहे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा एक द्विघात बहुपद है। हमने मान लिया कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये एक हम द्विघात बहुपद मान लेते हैं, ठीक है। एक द्विघात बहुपद है, इसको द्विघात बहुपद मान लेते हैं,
अब जब हमने द्विघात बहुपद मान लिया, अब हमको देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, रुक जाइए, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का योग लिखेंगे। आपको दिया हुआ है, आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, जिसे हम किस नाम, जिसे हम कैसे दर्शाते हैं, शून्यकों का योग हम कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, हम शून्यकों का योग को दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा के रूप में। तो अल्फा प्लस बीटा को दिया हुआ है, ठीक है, इस गिवन अल्फा प्लस बीटा को क्या दिया, शून्यकों का योग आपका दिया है 4। आप देख सकते क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों आपको, आप यहाँ पे लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग आपको दिया गया है, शून्यकों का भी लिखिए गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा इनटू बीटा। ये डॉट जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली इनटू है, ओके, इसको इनटू पढ़ेंगे, डॉट मैंने लिखा है लेकिन इसको हम इनटू पढ़ते हैं, अल्फा इनटू बीटा। ये हमारे क्या दिया हुआ है, ये हमारा 1 दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या करेंगे ना, अब इन 4 और 1 को जो है ना अल्फा प्लस बीटा जहां लिखा हुआ है वहां पे 4 बैठाएंगे, अल्फा इनटू बीटा जहां लिखा हुआ है वहां पे 1 बैठाएंगे। अब हमने इसको हमने लिखा था, अब इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का योग है जो कि क्या है दोस्तों 4 है, आप वहां 4 लिखिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनटू x है, आप यहाँ x लिखिए प्लस अल्फा इनटू बीटा हमने क्या माना है, 1 माना है, तो यहाँ पे हम देंगे 1। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया दोस्तों, ठीक है, ये क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब लास्ट में हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर करके लिख देंगे। इस आंसर को हम द्विघात बहुपद बराबर करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई समझ, कैसे करेंगे, हमने क्या किया, हमने माना कि ये हमारे द्विघात बहुपद के रूप में है, ठीक है, माना कि ये हमारे क्या है, द्विघात बहुपद के रूप में है। अब जहां पे शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और यहाँ पे शून्यकों का योग दिया गया है, ठीक है ना, क्या दिया गया आपको, शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा होता है, वो भी हमारा दिया हुआ 1 दिया हुआ है। अब हम इस 4 पर 1 को पुट करेंगे, कहां पे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे जहां पे हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, हमने 4 पुट कर दिया। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इनटू x भी है यहाँ पे इसके साथ, तो यहाँ पे x हम बैठा दिए, ठीक है, ये प्लस है, प्लस का साइन दिया, उसके बाद हमने क्या लिखा है, अल्फा इनटू बीटा लिखा है, तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू हमारा क्या दिया, 1 दिया है, हम अल्फा इनटू बीटा की जगह पे 1 बैठा देंगे, तो हमारे ये हमारे द्विघात बहुपद हमें मिल गया दोस्तों, ठीक है। आई समझ, ठीक है, आगे समझ में। आप वीडियो को पॉज करके अगर नहीं समझ में आ रही हो तो एक चीज को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे जाएंगे। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा, जितने भी ये जैसे कि आपको सेक्शन ए, सभी सेक्शन डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए में जितने भी सवाल हैं वो सारे कितने मार्क के हैं दोस्तों, वो सारे आपके हैं 2 मार्क के, ठीक है, कितने मार्क के हैं, सेक्शन ए में 2 मार्क के हैं, और आपके सेक्शन बी में जितने सारे सवाल हैं वो आपके कितने मार्क के, वो आपके 3 मार्क के हैं, ठीक है, कितने मार्क के, 3 मार्क के हैं। और आपको पता ही होगा सेक्शन सी में जितने हैं, 3 सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कितने हैं, 5 मार्क के हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सारे कितने मार्क के हैं, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन ए का मैं बता रहा हूँ, पहले मैं सेक्शन ए का कंप्लीट करने के बाद सेक्शन बी में जाऊंगा, सेक्शन बी कितना होगा, 3 मार्क का होगा, एंड सेक्शन सी क्या होगा, 5 मार्क का होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे जाएंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC का स्क्वायर बराबर 2AB का स्क्वायर। आपको दिखाना क्या है, AC का स्क्वायर बराबर आपका 2AB का स्क्वायर होता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, आपको बोला कि ABC जो है ना एक आपका समकोण त्रिभुज है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है। मान लेते हैं कि ABC के हमारा समकोण त्रिभुज बोला गया है ना, आप ये मेरा ABC है, ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, नाम दे देते हैं इसको ABC। कौन समकोण बोला गया, बी कोण समकोण है, यानी बी कोण हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ले लिए, क्या क्या दिया है उस चीज को ना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है उस चीज को हम लोग स्टेटमेंट पे लिखेंगे, है ना। देखिए आपको दिया क्या है, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है
दिया है क्या हमको कि त्रिभुज एबीसी एक, ज्यादा लंबा तो करेंगे नहीं क्योंकि 2 मार्क का है तो ज्यादा लंबा करने का कोई आवश्यकता है नहीं, आप शॉर्ट में थोड़ा लिखिए। दिया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है समकोण त्रिभुज है, लिख दिया हमने त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। और क्या है साथ साथ त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और आपको बोला है कि AB बराबर आपका BC है, ठीक है। देखिए चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, हम समकोण त्रिभुज का जो है ना तीनों जो भुजा है, तीनों भुजाओं का कुछ नाम है, उसका कुछ फार्मूला है। इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। तीनों भुजा का कुछ नाम है, और ये समकोण त्रिभुज पे ही जो है ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते ही होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ तो हम लोग लिखेंगे क्या, अभी अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, अतः कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कर्ण क्या है, आपका एसी भुजा कर्ण है ना। अब तो हम कर्ण की जगह क्या बैठाएंगे, एसी भुजा। चलिए आप यहाँ बैठाइए एसी का स्क्वायर लिखिए, ठीक है, एसी का स्क्वायर लिख दिए। एसी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब आपका क्या है, एबी है, आप लिखिए यहाँ पे एबी का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है दोस्तों, बीसी है, आप लिखिए यहाँ पे क्या बीसी का स्क्वायर लिखिए। देखिए एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा देखिए हम जानते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि AB हमारा BC के बराबर है, तो यहाँ जो हमारा BC लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम AB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ हमारा AB किसका दिया है, इसको रहने दीजिए, BC की जगह बैठा दीजिए आप AB, तो ये हमारा AB किसका हो जाएगा, तो AB 2 बार है तो टोटल हमारा हो जाएगा कितना 2AB इसका हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है, हो गया प्रूफ। यहाँ से आप लिख दीजिए प्रूफ, ऐसे करके आप प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। आई समझ में क्या किया हमने, क्या किया, कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या लिखा है, कर्ण का स्क्वायर हमारा बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के, ठीक है, यही दिखा दिया। और क्या दिखाया हमने, हमारे यहाँ पे कर्ण क्या है, एसी स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे हमने एसी स्क्वायर लिखा, ठीक है, प्लस क्या लिखा, सॉरी बराबर क्या लिखा, एबी का स्क्वायर लिखा हमने, प्लस बीसी का स्क्वायर लिखा। BC हमारा AB के बराबर है, तो BC की जगह पर हम AB पुट कर देंगे, तो AB का स्क्वायर यहाँ भी हमको मिला, AB का स्क्वायर यहाँ भी हमको मिला, AB 2 बार है, हम 2AB लिख दिए। यही तो हमें प्रूव करना था ना, क्या बोला था हमको, यदि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण हो और AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, ठीक है, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया ये। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी, अब हम जाएंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ठीक से समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें बोल सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, इसके लिए चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे आगे, वीडियो को पॉज करके भी आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए तो 4 पे बढ़ा जाए, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्वेश्चन नंबर 4 से क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको बिंदुओं A B तथा माइनस से माइनस B के बीच की दूरी निकालना है, दूरी निकालना आपको। यहाँ पे आपको दूरी निकालना है, दूरी निकालने का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। दूरी निकाल हम फार्मूला क्या होता है, देखिए दूरी निकालने का फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है हमारा दूरी निकालने का, वो होता है आपका x2 x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी निकालने का फार्मूला है, इसी को यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग तुरंत ही ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे दूरी मतलब कि तुरंत ही फार्मूला अप्लाई करके हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखेंगे, क्योंकि हमको 2 मार्क मिलने वाला है, ऐसे तो 2 मार्क को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखते, कैसे लिखेंगे क्या हम लोग लिखेंगे इसको इस प्रकार, सॉल्व करते हैं दोस्तों हम लोग इसको, ठीक है। हम लिखते हैं इस प्रकार कि माना बिंदु ए का, हम ये जो हमें स्मॉल लेटर में ए बी दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ए का, या फिर इसको ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, इसको पी मान लेते हैं, चलिए पी मान लेते हैं। माना कि ये जो स्मॉल लेटर में ए और बी दिया हुआ है, ये बिंदु पी का निर्देशांक हम मान लेते हैं, पी का निर्देशांक है, ठीक है। इसे जो हमने लिखा ना, पी लिखा जो ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखा रहा है, इसका मतलब ये होता है
कि ए बी पी का निर्देशांक है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो ए बी है बिंदु पी का क्या है निर्देशांक, हमने मान लिया। ठीक है, चलिए माना बिंदु पी का निर्देशांक ए बी तथा हम क्यू का निर्देशांक पी के बाद क्यू मान लेते हैं। क्यू का निर्देशांक हमारा माइनस ए माइनस बी है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, यानी हम निकाल क्या ना दोस्तों, हम निकाल रहे हैं पी और क्यू का दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, पी क्यू के क्या निकाला, दूरी निकालना है। अब मैंने आपको दूरी सूत्र क्या बताया, हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हमें x2 y2 y1 ये सब तो चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, आप यहाँ पे लिखिए x1 आपका a होगा, y1 आपका क्या होगा दोस्तों माइनस a होगा, x2 क्या होगा आपका, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आपका x1 a है, करेक्ट है, आपका x1 a है। ठीक है ना, आपका x1 a है, बट y1 आपका जो है वो आपका b है। x2 आपका क्या है, x2 इज हियर, आपका x2 यहाँ पे माइनस a है, और y2 आपका क्या है, y2 है आपका माइनस b। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए x1 y1 या फिर x2 y2 क्या होता है, मैं इसको भी थोड़ा बता देता हूँ, अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूँ। जो यहाँ का निर्देशांक होता है इसको हम x1 y1 पढ़ते हैं। ठीक है, और जो यहाँ का निर्देशांक होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, x2 y2 कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा x1 a है, x2 माइनस a है, देख सकते हैं x1 a है, x2 माइनस a है, y1 हमारा b है और y2 हमारा माइनस b है, y1 हमारा b है, y2 क्या है माइनस b है। ठीक है, क्लियर, ये इतना क्रिटिकल नहीं है, तो बहुत इजी है। अब हम निकालते हैं दूरी सूत्र। अब हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूरी हमें निकालने वाला है, दूरी PQ बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला का एक बार आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला एक बार लिख देना चाहेंगे तो अच्छी बात है, याद भी आपका हो जाएगा कि आपको याद है या नहीं है। क्या आता है फॉर्मूला हमारा, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 हमने किसको माना है दोस्तों, हमने x2 माना है माइनस a को, तो आप माइनस a का स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, सॉरी माइनस क्या करते रहे मैं भी, अब माइनस a यहाँ लिखिए, यहाँ बीच में क्या साइन है आपको, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लीजिए। x1 आपका क्या है दोस्तों, आपका x1 है a, तो माइनस a का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 आपका क्या है, y2 आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस b लिखा हुआ है, आप लिखिए माइनस b। y1 आपका क्या है, y1 आपका b है, तो यहाँ पे माइनस b देंगे, ये फॉर्मूला से माइनस है। ठीक है ना, वहां से नहीं लिया गया है। अब देखिए माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है ना, a और a जोड़ेगा कितना बनेगा हमारा, माइनस 2a बनाएगा, ये माइनस 2a का होल स्क्वायर बनाएगा ये, और ये हमारे क्या बनेगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर बनाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 4 होता है, 4a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो आपको पता ही होगा, माइनस 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा 4b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा दोनों जगह 4 है, हम 4 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। और हम जानते हैं कि 4 का जो है रूट होता है, 4 का रूट क्या होता है दोस्तों 2 होता है, तो 2 यहाँ पे हम ले लेंगे, बाहर ले लेंगे 2 को, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 ले ले बाहर, और वर्गमूल इसका नहीं हो पाएगा तो हम इसको रूट के अंदर रखेंगे। ठीक है ना, तो इतना यूनिट मान के चलिए, इतना यूनिट भी हम लोग लिखते हैं इसको, आंसर ये हमारा आंसर आ गया, PQ की दूरी आंसर आ गया। ठीक है, इतना यूनिट। ठीक है, इंग्लिश में यूनिट ले सकता है, हिंदी में आप यहाँ पे मात्रक भी ले सकता है। ठीक है ना, आइए समझ में। देखिए दोस्तों हम लोग रूट, ये जो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसका वर्गमूल नहीं हो सकता था, है ना, इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है ये, इसलिए हम इसको क्या रखें, रूट के अंदर रहेगा। जिसका वर्गमूल नहीं होता हमें पता है, जिसका वर्गमूल नहीं होता वो हमारे रूट के अंदर रहता है, और जिसका वर्गमूल होता है उसे हम बाहर में लिख देते हैं। 4 का वर्गमूल होता था, हम लिख दिया बाहर में, 2 लिख दिया। ठीक है, आइए समझ में, आई होप आपको अच्छी आ गई समझ में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ेंगे। मस्ती से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, और ज्यादा प्रेशर में आना की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो क्या दिक्कत है, पास हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे हम लोग। ठीक है, इरेज कर देता हूं मैं इसको, वीडियो पॉज करते हुए आप देखते रहिए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रही है स्क्रीन पे, क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में, लिखा है मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। आपको वैल्यू निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए कैसे वैल्यू निकालेंगे, एकदम चंद सेकंड में इसका आंसर आएगा। तो ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे क्या दिया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री ना, तो 2 into आपको 45 tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है,
प्लस साइन इसका 30 डिग्री, साइन 30 के वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 का इसको लिखिए, माइनस cos इसका 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वो भी 1/2 होता है, 1/2 का वैल्यू इसका, यहाँ प्लस में 1/2 माइनस में 1/2, दोनों को कट कर दीजिए, क्या बचा आपका 2 बचा आंसर दोस्तों। ठीक है, देखिए कितना कितना एकदम सटीक सा आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है ना, क्यों 2 आया, और यहाँ भी 1/2 यहाँ पे 1/2 कट दीजिए, यहाँ पे प्लस में है माइनस में है, कट हो जाएगा ये दोनों, तो हमारे क्या बचेगा 2 × 1 is that means 2, तो 2 tan इसका 45 डिग्री प्लस sin इसका 30 डिग्री माइनस cos इसका 60 डिग्री, उसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, आया समझ में, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोर्ड पे दिख रही होगी, लिखा है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आपको बताना है कि किसी वृत्त पर जो है ना दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा हम वृत्त पर डालते हैं, वृत्त पर खींचते हैं बाह्य बिंदु से, तो दोनों ही स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, आपको दिखाना होगा। ठीक है, एक थ्योरम है, ये थ्योरम आपका क्या है, कौन सा थ्योरम है, ये 10.2 में है। ठीक है, वृत्त वाला चैप्टर का 10.2 का ये थ्योरम है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं, एक एक चीज को बारीक से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक वृत्त बना लीजिए। चलिए एक वृत्त बना लीजिए अपना कॉपी में, मान के चलते हैं मेरा वृत्त है, मान के चलते हैं वृत्त के जैसा आया नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वृत्त है। ठीक है ना, अब बोर्ड पे अच्छा से वृत्त बन नहीं रहा है, मान लेते हैं वृत्त है। अब इसका केंद्र दे देते हैं यहाँ पे O। ठीक है, क्या बोला, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ना, बाह्य बिंदु से हम क्या करेंगे, कोई एक जगह बाह्य बिंदु मानेंगे, वहां से हम वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे। आप ना मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, इसे आप A मान सकते हैं, P का भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको A मान लिया, A कोई बाह्य बिंदु है, वृत्त का बाह्य बिंदु है। यहाँ से मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने स्पर्श रेखा इस तरह मिला दिया, और यहाँ से भी मैंने इस तरह इसको मिला दिया, दो स्पर्श रेखा हो गए। क्या बोला, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यानी कि मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ मिलाया, इसका नाम मैं दे देता हूँ B, और इसका नाम मैं दे देता हूँ C। आपको दो स्पर्श रेखा AB और AC आपको दिख रही है। ठीक है ना, और क्या करेंगे ना, और करेंगे इसको, चलिए मिला देते हैं। जो मिला रहे, ये हमारा मिलाना क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि आपको मिलाना है, हम मिला दे रहे हैं, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन पे दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप जब रचना वाला पार्ट करेंगे ना, उसको डॉटेड लाइन पे करिएगा। तो देखिए चलिए इसको भी मिला देते हैं, चलिए मिला दिया भैया, यहाँ से हम AO को भी मिला देते हैं। आप सबसे जरूरी थ्योरम का क्या होता है दोस्तों, थ्योरम का सबसे जरूरी होता है उसका स्टेटमेंट। आप जो शब्द का प्रयोग करेंगे, जो स्टेटमेंट आप बताएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट सही तरीके से देना होता है। हमने तो फिगर तो बना लिया, ठीक है, फिगर आप समझ गए होंगे कैसे बना लिया। फिगर में बोला था क्या, दो स्पर्श रेखा बनाइए, दो स्पर्श रेखा हमने दिखा दिया और मिला भी दिया। अब क्या क्या चीज किया हमने इसमें, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कि दिया है, थ्योरम में हमें क्या दिया रहता है, स्टेटमेंट में वो हमें हमेशा लिखना होता है। हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है, इसको इस तरह से लिखते हैं, देखिए कैसे लिखता है, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है। मान लेते हैं कि O केंद्र वाला एक वृत्त हमें यहाँ पे दिया गया है, जिसकी दो स्पर्श रेखा, स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से, हाँ, जिसकी दो स्पर्श रेखा AB तथा AC है। हमने मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखा में AB तथा AC है, ये हमने मान लिया, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, हमें सिद्ध करने बोला गया है। ठीक है, ये वाला भाग चमक रही है थोड़ा सा, ये यहाँ पे हमने लिखा है सिद्ध करना। अच्छा मैं इधर लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, इधर राइटिंग चमक रहा है। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना बोला गया था, सिद्ध करना बोला गया था कि आप दिखाइए कि जो दो स्पर्श रेखा है ना AB, ये आपका बराबर है AC के। ठीक है, आई थिंक इधर लाइट नहीं चमक रही होगी, हाँ नहीं चमक रही है, चलिए इधर से आप देख सकते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमें सिद्ध करना था
ये मैंने लिखा क्या, सिद्ध करना। सिद्ध करना था क्या हमें, अभी बराबर एचसीएफ में सिद्ध करना है, ठीक है। अब हमने और चीज क्या किया, ये तो सिद्ध करना हमें हो गया, हमने एक चीज क्या की, रचना किया। मैंने कहा ना डॉटेड लाइन वाला हम रचना कर रहे हैं, तो रचना जो की उसको भी लिखिए वो साथ में, आप यहाँ लिखिए रचना, रचना लिख के डाल दीजिए, ठीक है। रचना लाइटिंग में दिक्कत लग रहा है बोर्ड में पूरा ना, चमक आ रही है, रिफ्लेक्शन साइंस में पढ़े होंगे आप लोग ना। चलिए रचना में हमने क्या करा, रचना में आप लिखिए, रचना में OB OC तथा OA को मिलाया गया, ठीक है। हमने क्या किया रचना में, OB को मिलाया, OC को मिलाया, OA को मिला दिया, हमने इस चीज को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमें क्या मिल रहा है, देखिए जब हमने जैसे इन सभी को चीज को मिला दिया, हमें ना यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपका दो ट्रायंगल में डिवाइड हो, दो त्रिभुज में विभाजित हो गया। आपको दो त्रिभुज दिख रही होगी है ना, एक त्रिभुज आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, एक त्रिभुज आपको दिख रही है AOB और एक त्रिभुज क्या है AOC, दो त्रिभुज हमें यहाँ से मिल जाता है। अब हम क्या दिखाएंगे ना, हम इन दो भुजाओं को बराबर कैसे दिखा सकते हैं, जब हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांशन दिखाएंगे तो हम इन दो भुजाओं को बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, हमें क्या पता है कि सर्वांशन त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है, तो हम वहां से इसको दिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सर्वांशन दिखाएंगे। सर्वांशन दिखाने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण में हम दोनों त्रिभुज के लेंगे, दो त्रिभुज आपके क्या क्या है, एक है आपका त्रिभुज, आप लिखिए कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, दो त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक त्रिभुज है आपका क्या AOB और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है दोस्तों AOC, दो त्रिभुज मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। चलिए अब हमें क्या मिलता है, एक एक चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको यहाँ पे पहले तो आपको मिलता है AO बराबर AO बराबर AO, उभयनिष्ठ भुजा। अब उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है दोस्तों, ऐसी भुजा जो दोनों त्रिभुजों के लिए हम जिस भुजा को यूज करते हैं, है ना, देख सकते हैं कि ये जो AO है, जब हम त्रिभुज AOB पढ़ रहे हैं तब भी हम AO को टच कर रहे हैं ना, यहाँ देख सकते हैं AO लिखा हुआ है, और जब हम AOC पढ़ रहे हैं तब भी हम AO को टच कर रहे हैं। दैट मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भुजा AO जो है ना, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, इसको और एक नाम क्या देते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। आइए समझ, क्या लिखेंगे, AO बराबर क्या है हमारा, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे आपका एक आपको मिल गया AO बराबर AO, हाँ एंगल एक लिखाएंगे, एक एंगल लेंगे दोस्तों, यहाँ पे एंगल B हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल C 90 डिग्री होगा। एंगल B और एंगल C 90 डिग्री क्यों हुआ गाइस, इसके मैं रीजन बता देता हूँ आपको। एक रीजन क्या है कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, स्पर्श बिंदु तो खींची गई रेखा त्रिज्या है, आप देख सकते हैं कि OC क्या है, एक त्रिज्या है ना। 10.1 का हमारा थ्योरम को याद करेंगे, 10.1 का थ्योरम हमसे कहा था, अभी उसमें स्टेटमेंट दिया था कि वृत्त की स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है वो लंब होती है, केंद्र से जो त्रिज्या वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो रेखा हम खींचते हैं वो क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इतना ही आपको जानना है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ठीक है। लंब होती है यानी कि एंगल C हमारा 90 डिग्री और एंगल सेम ही कंडीशन यहाँ भी होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्यों है इसका थोड़ा रीजन हम यहाँ लिख देते हैं। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे रीजन हम लोग, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, आई समझ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हूं मैंने, है ना। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, मैंने लिखा है, ठीक है। अब लंब होती है, हमें मिल गया, हमें एक भुजा मिला, एक भुजा मिला, एंगल मिला, और क्या चीज हमें यहां से मिल सकता है, हमें और एक भुजा मिल सकती है। अब आप पूछेंगे सर कैसे, देखिए OB बराबर OC लिखेंगे ना हम लोग, OB बराबर OC क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया OB बराबर OC, ठीक है, आई समझ में, OB बराबर OC हो गया हमारा। अब हम यहाँ से क्या दिखा सकते हैं, हमारे यहाँ से दोस्तों हम दिखा सकते हैं ट्रायंगल AOB जो है ये हमारा क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, ये हमारा सर्वांशम का चिन्ह है, सर्वांशम हो गया ट्रायंगल हमारा AOC के। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो जाए तो उनकी संगत भुजा
ए बी का संगत भुज AC होगा, यानी कि हमारा AC हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे ए बी बराबर दिखा देंगे यहाँ पे AC। क्यों दिखाएंगे, इसको कहते हैं CPCT। और CPCT का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा। ये दोनों क्या आपस में बराबर हो गया, हैंड्स प्रूव कर दीजिए, और क्या हो गया, यही तो हमें सिर्फ करना था ना, प्रूव करना था बस। एक लाइन थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं कि अतः एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः वृत्त की दो स्पर्शरेखा आपस में बराबर होती है, तो वृत्त की, हाँ ठीक है, अच्छी ठीक सही लिख लेते हैं, अतः वृत्त की दो स्पर्शरेखा बराबर होती है, ठीक है, आई समझ, हो गया प्रूफ हमारा। ये नहीं दिख रहा है, इसको बराबर होती है, समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आई समझ। थ्योरम कैसे हम लोग बनाए, क्या किया, कुछ नहीं, मिला दिया सभी बिंदुओं को, यहाँ से यहाँ मिला दिया, मिला देना है आपको। अब दो त्रिभुज में भाग हो जाएगा, दो त्रिभुज का सर्वांगसम दिखाइए, हमारा AB बराबर C हो जाएगा, ठीक है। और रहा बात लिखने का, जितना भी थ्योरम पार्ट होता है ना दोस्तों, उसमें मेन इंपोर्टेंट क्या होता है, आपका मेन इंपोर्टेंट आपका स्टेटमेंट कि आप लिख क्या रहे हैं, ठीक है ना। सबसे मेन इंपोर्टेंट वही होता है आपका स्टेटमेंट मेन इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप क्या लिख रहे हैं ये आपका मान्य रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे 7 पे जाएंगे, चलिए। इसे इरेज किया जाता है, चल भाई। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या पूछा है आपसे, देखिए क्वेश्चन 7 पूछा है 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो, यह बल्ब खराब नहीं हो। प्रायिकता का सवाल दिया गया दोस्तों, प्रायिकता का सवाल, एक दुकानदार जो कि 20 बल्ब का समूह दिया, देखिए 4 तो बल्ब साथ में खराब भी दे दिया है, हां गजब क्वेश्चन दिया है इसमें, तो 20 तो बल्ब खरीद के लाया और उसमें से 4 तो बल्ब खराब है। अब बोलता है कि रैंडमली, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना यादृच्छिक छाया, ये वर्ड भी समझ में नहीं आएगा, बहुत से वर्ड हार्ड वर्ड लिखा है। यादृच्छिक छाया का मतलब होता है क्या कि रैंडमली, यानी कि रैंडमली आप निकालिए, तो रैंडमली जो आप निकालेंगे, अचानक से आप निकालेंगे किसी बल्ब को, तो आपको बताना होगा जो आप बल्ब निकाल रहे हैं जो आपके बैग से, जिस बल्ब को आप निकाल रहे हैं कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि जो आप बल्ब निकाल रहे हैं वो खराब हो, ठीक है ना। आपका 20 तो बॉल है, उसी में से 4 तो बॉल खराब है, आपको नहीं पता कि कौन कौन सा खराब है। आप जिस बॉल को पकड़ रहे उठा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि जो आप बॉल लेकर वो खराब हो। दूसरा बोला कि इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है जो बॉल खराब नहीं हो, अगर आप निकाल रहे हैं वो खराब है या नहीं, उसकी प्रायिकता को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे ध्यान देखिए, प्रायिकता का सवाल है, प्रायिकता का सवाल जो है हमारा संभावना पर डिपेंड है, प्रोबेबिलिटी, इसको इसलिए नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग सवाल ए को सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व कर रहे हैं हम किसको, सवाल ए को। क्या बोला, यह बल्ब खराब हो, तो पहले तो आप कुल बल्बों की संख्या बताइए कितना है, तो पहले हम लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, ठीक है। 20 बल्ब का समूह बोला गया है ना दोस्तों, तो 20 लिखिए, कुल बल्बों की संख्या में क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, 20 बल्बों की संख्या बोली गई है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, बल्ब खराब हो, बल्ब खराब हो, 4 बल्ब हमारे खराब है, बल्ब खराब हो, बल्ब खराब हो, ये खराब हो की जगह पे अच्छा लग रहा है, बल्ब खराब है, कितना बल्ब खराब है, बल्ब खराब है, तो 4 बल्ब खराब है। और हमें प्रायिकता को P से डिनोट करते हैं ना हम लोग, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या निकालना है, प्रायिकता निकाले बल्ब खराब हो, तो आप लिखिए प्रायिकता में P के अंदर में लिखिए आप बल्ब खराब हो, बल्ब खराब हो, तो कितने बल्ब यहाँ पे खराब है दोस्तों, बल्ब खराब हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, ध्यान से देखिए क्या करेगा, कितने बल्ब खराब है, 4 बल्ब खराब है, 4 को आप ऊपर लिखिए, टोटल बल्बों की संख्या कितना है 20 है, वो उसको आप नीचे लिखिए। क्या करेंगे हम ना, 4 को ऊपर लिखेंगे, 20 को नीचे लिखेंगे, 4 बल्ब हमारा खराब है और टोटल बल्ब की संख्या कितनी है हमारे 20 है, 20 को हम लोग नीचे लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, मतलब कट हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये तो सबको आता है, तो 1/5, तो बल्ब खराब हो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1/5 हो गया। आप दूसरा में क्या बोला कि बल्ब खराब ना हो, तो बल्ब खराब नहीं है क्या होगा, कितनी बल्ब खराब नहीं होगी, तो बल्ब खराब नहीं है, बी नंबर बना रहे हैं यहाँ से, बी नंबर, बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है, कितना बल्ब खराब नहीं है, अगर आपका 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है, तो कितना बल्ब खराब नहीं है दोस्तों, 16 बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, 16 बल्ब आपका खराब नहीं है। तो आप यहाँ भी लिखिए P
बल्ब खराब नहीं हो, पी प्रोबेबिलिटी पी बल्ब खराब नहीं हो, तो पी बल्ब खराब नहीं हो क्या लिखेंगे आप, कितना बल्ब खराब नहीं है, 16 बल्ब आपका खराब नहीं है, टोटल बल्बों की संख्या कितनी है 20 है, ये कटेगा आपका कितना में कट रहा है दोस्तों, 4 में कट रहा है ना, 4 4 16 4 5 6 20, तो क्या आया आपका 4/5, आ गया आपका आंसर, मैं सब कुछ नहीं खत्म यहाँ से, क्या बोला, बल्ब खराब हो 1/5 होगा उसका प्रायिकता, बल्ब खराब नहीं हो 4/5 होगा उसकी प्रायिकता, ठीक है, आगे समझ में, चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे अभी 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे दोस्तों, इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, और वीडियो को पॉज करके आप देख ही सकते हैं, चलिए फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होता है सेक्शन बी, जैसे मैंने जो आपको अभी 7 क्वेश्चन बताया, अभी 7 क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक्शन ए का है, ठीक है, सेक्शन ए का है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, सेक्शन ए का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कंप्लीट किया, वो था आपका 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका सेक्शन ए था, जो कि कितना मार्क का था, 2 मार्क का था, ठीक है दोस्तों, कितना मार्क का था, 2 मार्क का था, अभी जो हमारा है ये हमारा है सब कुछ 3 मार्क का कैरी 3 मार्क, ये 3 मार्क में आपको मतलब सेक्शन बी में आ गया, इसमें भी आपका टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सबको 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है, तो हम लोग 7 क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है ना, इसमें तो हम लोग छोड़ नहीं सकते कि 5 करके छोड़ देंगे, नहीं, 7 करेंगे, हो सकता है कि उन 7 में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए, ठीक है, तो सेक्शन बी में भी आपको पूरे 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, और हम लोग यहाँ पे 7 क्वेश्चन को करेंगे, चलिए, तो क्वेश्चन 8 को हम लोग समझते हैं, कैरी 3 मार्क है, कितना मार्क का है, कैरी 3 मार्क का है, और जितने क्वेश्चन हम लोग किए 1 से लेकर 7 तक वो कैरी हमारा 2 मार्क का था, ठीक है, चलिए देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, आपको दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम संख्या जो है ना, कोई भी धनात्मक विषम संख्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो हमारा 4q + 1 के रूप में या फिर 4q + 3 के रूप में होता है, ये आप बताइए, जहां q क्या है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है, ये आपको बताना होगा, तो चलिए इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए कैसे प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं, माना कि एक a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक क्या स्पेलिंग करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां जब हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना तो हम लोग जहां b बराबर हम लोग मानेंगे 4, ठीक है, अब आप पूछेंगे सर b बराबर 4 क्यों हमने यहाँ लिया, a कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों लिया, इसका रीजन b बराबर 4 क्यों लिया, इसका रीजन आपको जस्ट एक लाइन बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, अब आप सब ने यूक्लिड के बारे में जानते होंगे, आप सब यूक्लिड के नाम जरूर सुना होगा या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जरूर जानते होंगे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां से हम क्या लिख रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखिए, एल्गोरिथम, रॉन्ग लिख दिया स्पेलिंग, आई थिंक एल्गोरिथम, ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें क्या मिलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें एक फॉर्मूला मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है, वो है हमारा a = bq + r, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे b = 4 क्यों लिया था, हमारे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारे क्या आ रहा है, a = क्या आ रहा है, bq + r, अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे q तो हमें मिल चुका है, r हमारा 1 है, यहाँ पे 3 है, बट हमारा b क्या है, यहाँ हमारा क्या है, BQ है ना, यहाँ पे BQ, B की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो क्या लेंगे हम लोग B की जगह पे, तो हम लोग B बराबर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, आई समझ में क्लियर हो गई, B बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 4 लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे BQ + R है, यहाँ पे हमारा 4Q है, यहाँ पर भी हमारा 4Q है, यानी B की जगह पे 4 है, दैट मींस हम B की जगह 4 लेंगे, ले लिए, अब देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ + R, जहां एक चीज हम यहाँ जानते हैं, जहां ये जो r होता है इसका कुछ गुण होता है, क्या गुण होता है, जहां r जो है ना ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, r 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन b का वैल्यू से छोटा होता है, b का वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा,
जब b के वैल्यू से छोटा हो गया तो हम r बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, r का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार हम r का वैल्यू 0 ले सकते हैं क्योंकि r 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, दैट मींस r बराबर हम 0 ले सकते हैं, एक बार 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है 1 2 3 क्योंकि हमें 3 तक लिखने बोला गया ना, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे ना, इससे ना आप एक बार समीकरण 1 मान के रखिए, ठीक है, समीकरण 1 से तो पहले लिखिए, पहले आप ही लिखिए जब r बराबर 0 तो इस चीज को लिखिए समीकरण 1 से, जब r बराबर हमने 0 लिया तो आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको क्या लिखा हुआ उस चीज को पूरा लिखिए, क्या लिखा है, a is equal to bq plus r, a is equal to b की जगह पे हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, b के वैल्यू हमने बता दिया था कि हम 4 लेंगे, तो b की जगह 4 लिखिए, q प्लस r की जगह 0 लिखिए, बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आपका मिलेगा 4q। तो 4q आपको बताना है कि 4q आपकी क्या संख्या है, 4 हमारा एक सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4q भी हमारा एक सम संख्या होगा, सम धनात्मक समपूर्णांक होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ लिखिए सम धनात्मक समपूर्णांक लिखिए, ठीक है, 4q क्या है हमारा, धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, 4 हमारा धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो 4q भी हमारा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब आप लिखिए क्या, r बराबर 0 लिए, एक बार r बराबर हम लेंगे क्या, r बराबर अब लेंगे हम लोग 1, जैसे हमने r बराबर 1 लिया था दोस्तों, तो जहां पर r है वहां 1 बैठाएंगे, बट हमने तो b तो वैल्यू पता है 4q प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1, अब ये क्या होगी, देखिए 4q तो हमारा सम संख्या है, बट एक तो हमारा सम संख्या नहीं है, 1 क्या है हमारा विषम संख्या है, और हम जानते हैं कि अगर सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, विषम संख्या ही मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको समझाने यहाँ चाहूंगा, 2 हमारा सम संख्या है बट 3 हमारा विषम संख्या है, हमने कहा 4q हमारा सम है, 1 हमारा विषम है, 2 हमारा सम, 3 हमारा विषम, आया क्या हमें, देखिए रिजल्ट क्या आया हमारा, विषम संख्या आया, इसका मतलब ये हुआ सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ने से विषम संख्या मिलती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, आई समझ, थोड़ा सा ज्यादा नीचे जा रहा है, मैं थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ इरेज करूंगा, ठीक है, आप यहां तक देख लीजिए आप अच्छे से, अब मैं आगे तरफ इरेज करता हूं, आप उसको आई मीन की वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा आराम से, ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या लिया था, हमने लिया एक बार r बराबर 1 ले लिए हैं, अब हम क्या लेंगे, r बराबर हम लेंगे 2, क्या लेंगे दोस्तों, r बराबर 2 लेंगे, अब हम लेंगे r बराबर 2, जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, सेम ही होगा 4q प्लस 2 होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सम धनात्मक है, सम या फिर धनात्मक समपूर्णांक बोलिए, सम धनात्मक नहीं बोलिए, धनात्मक समपूर्णांक बोलिए, ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक। फिर हम क्या लेंगे, r बराबर अब ले लिए 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4q प्लस 3, इसे ना इस चीज को आपने समीकरण आप इसको 2 मान कर रखिए, क्योंकि हमने समीकरण 1 पहले मान चुका है, और ये हमारे क्या होगा, विषम धनात्मक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, आप इस चीज को मान लीजिए समीकरण 3, क्योंकि हमने समीकरण 1 पहले मान चुका है, इसलिए हमने इसको समीकरण 2 माना और इसको समीकरण 3 माना। अब हम क्या दिखाएंगे, नहीं पता है क्या रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है, यहाँ हमको समीकरण 2 में क्या मिला दोस्तों, 4q प्लस 1 है क्या हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हमने इसको यहाँ पे सिद्ध किया कि 4q प्लस 1 हमारा क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और यहाँ पे हमने क्या सिद्ध किया, यहाँ पे हमने सिद्ध किया कि 4q प्लस 3 भी हमारा क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो पूरा रिजल्ट हमें क्या मिलता है, यहाँ से मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ, पूरा रिजल्ट हमें क्या मिलता है, देखिए पूरा रिजल्ट हमें मिलता है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3, क्योंकि इसको भी हमने विषम धनात्मक दिखाया था और 4q1 को भी 4q प्लस 1 को भी हमने विषम धनात्मक दिखाया था, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का
होता है, के रूप का होता है, ये यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, आई समझ कैसे प्रूफ किया, समझ में आई? ठीक है, कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ हार्ड स्टेप नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, आराम से समझिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ रहा है कि बोर्ड पे देख रहे हैं आप? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा है? समीकरण युग्म 2x y 2 और 4x y 4 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमें ग्राफीय विधि से हल करना है दोस्तों। क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है, x और y का वैल्यू निकालना है ग्राफीय विधि से। देखिए हम कैसे बनाएंगे ग्राफीय विधि। कैसे है? बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखते रहिए। पहला समीकरण आपको क्या दिया है दोस्तों? पहला समीकरण आपको दिया है 2x y 2। ठीक है, 2x y 2 दिया ना आपको। आप यहाँ से क्या करेंगे? 2x क्या हो जाएगा आपका? 2 + y होगा। ठीक है, दिख रही है? चलिए फिर क्या होगा आपका? x क्या हो जाएगा आपका? 2 + y 2। 2 + y 2 हो गया। आप क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स में क्या करेंगे? हम x और y का दो मान लेंगे। ठीक है ना, x और y का क्या करेंगे? दो मान लेंगे, दो वैल्यू लेंगे। पहले यहाँ पे x लिखिए, वहां आप y लिखिए। ऊपर वाला बॉक्स के ऊपर में आप x लिखेंगे, नीचे वाला में y लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? अब आपको क्या करना है? अब आपको y का वैल्यू ऐसा लेना है जिससे हमारा x का वैल्यू आ जाए। अब y का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। कोशिश करिए छोटा नंबर लेने की, ज्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आप छोटा नंबर लेने का कोशिश करेंगे। आपने पहले स्टार्ट कर दिया 0 से, फिर मैं y के बराबर 0 लेता हूँ, y की जगह 0 लिया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ 0 पुट करते हूँ, 2 + 0 2 बनेगा, 2 2 कट गया, y क्या 1 आएगा। ठीक है ना, y का वैल्यू जब 0 तो x का वैल्यू 1 आएगा। अब 0 से बढ़ा के हम लोग कुछ दूसरा नंबर लेते हैं। 0 से हम बढ़ा के क्या ले सकते हैं? 1 लेते हैं। जब हम y के वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा कितना 3 आ रहा है। 1 मत लीजिए, 1 इसलिए नहीं लेने बोल रहा हूँ क्योंकि आप 2 + 1 करेंगे तो 2 करेंगे, 3/2 है, पॉइंट में आया। पॉइंट वाला सिस्टम मत लीजिएगा, पॉइंट वाला सिस्टम में आपको दिक्कत होती है। ठीक है ना, बनाने में आपको दिक्कत होता है ग्राफ को। आप क्या करेंगे? सरल वाला नंबर लीजिए, एकदम सटीक नंबर लीजिए जो कट जाए। चलिए मैंने यहाँ पे ना 2 ले लिया, y की जगह 2 ले लिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? y की जगह हम 2 लेंगे ना, 2 लेंगे तो 2 2 4, और 4 से 2 कट जाएगा तो ये भी हमारा x भी 2 आ जाएगा। ठीक है, आई समझ? दूसरा वाला समीकरण कर लेते हैं। दूसरा वाला समीकरण में क्या दिया हुआ है? 4x - y = 4 दिया हुआ है। 4x - y = 4। तो यहां से हम क्या करेंगे? सेम वही करेंगे। 4x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 + y। सो x = 4 + y 4। यहां पर भी हम लोग इसी सेम उसी तरह क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पे हम लोग x का और y का दो वैल्यू लेंगे। यहां पे x लिखिए, यहां पे y लिखिए। आप सेम उसी तरह से पहले स्टार्ट करते हैं, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, 0 से हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो 0 से पहले स्टार्ट करके y बराबर हम लिखते हैं 0। तो y बराबर जैसे 0 लिखा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ 4 4 कट के 1 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं ना तो हमारा 6/4 आ रहा है। तो ये फिर से हमारा वही पॉइंट वाला सिस्टम पे जब पॉइंट हमको लेना ही नहीं है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लेते हैं y की जगह 4 लेते हैं। जब 4 लेंगे तो 4 4 8 बन गया, और 4 2 8 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो दो बॉक्स हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। देखिए अब ग्राफ कैसे खींचते हैं। अब आप ग्राफ बनाइए, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपको बताइए कि ग्राफ का ये वाला पूरा भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? एक्स कहते हैं ना। ये एक्स होता है, यहाँ क्या होता है? एक्स डैश होता है। यहाँ क्या होता है दोस्तों? वाई होता है, और यहाँ क्या होता है? वाई डैश होता है। ठीक है, कितना वैल्यू लेना है आपको? देखिए 4 तक दिया है, तो आप एक 4 का एक बढ़ा के 5 तक ले लीजिए। चलिए, आप धनात्मक संख्या इधर होता है ना आपका, यहाँ से क्या होता है? मूल बिंदु 0 होता है। यहाँ से आप 1 लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ भी लीजिए -1 -2 -3 -4, 4 तक लीजिए। एक्चुअली माइनस का काम ही नहीं है हमारा, तो -4 तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, आप नीचे तरफ भी लीजिए, इधर भी माइनस का काम नहीं है, तो नीचे माइनस होता है ना हमारा, -1 -2, तो -3 तक एनाफ है, क्योंकि माइनस का काम ही नहीं है हमारा। ऊपर y तरफ हम लेंगे, y तरफ कितना ले सकते हैं दोस्तों? y तरफ भी हम लोग लेंगे 4 तक लेंगे, 4 5 तक ले सकते हैं। तो y तरफ भी ले लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4, चलिए एक बार 5 तक ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं पहला समीकरण में। पहला समीकरण में x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। ये हमारा x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। y का वैल्यू 0 मतलब यहीं पे बनेगा, y का तो कुछ वैल्यू दिया नहीं है ना, यानी यहीं पे बनेगा, x2 बनेगा। ये हमारा निर्देशांक क्या होगा?
10, ठीक है। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग हमारा निर्देशांक क्या होगा, 10 होगा, ठीक है ना, क्या होगा 10 होगा, ठीक है। ये हमारा 1, 0 आप यहाँ पे लिखिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, 1 0 2। अब हम लगाते हैं y बराबर जब 2 था तो x बराबर क्या था 2, y बराबर भी हमारा 2, ये पॉइंट आपको 2 दिख रही है, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको दिख रही है, ये 2 पॉइंट है हमारा, y बराबर भी 2 है, x बराबर 2 है, ये 2 और 2 यहाँ पे मिलेगा आपका। ये वाला बिंदु आप इसे पॉइंट करिए, डार्क करिए उसको थोड़ा सा पॉइंट को, बिंदु को, और अब वो वाला बिंदु हमारा क्या हो रहा है 2 2, तो आप यहाँ लिखिए 2 2, x भी 2 और y भी 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका एक स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, आप यहाँ थोड़ा सा हम इसको पहले मिला देते हैं, आपको मिला देना है, ठीक है, स्केल की सहायता से मिलाइएगा, सीधा मिल जाएगा इस तरह से। आपका ये वाला निर्देशांक क्या था 1 0 था, ये वाला। ये मिला देने के बाद आपको क्या करना है, ये मिला दिए, मिला देने के बाद ये जो रेखा है कौन सा समीकरण को निरूपित करता है उस समीकरण को वहां पे लिखना होगा, ठीक है ना। कौन सा समीकरण निरूपित करता है, तो आपका समीकरण निरूपित करता है ये आपका 2x y = 2 को, देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 2x y = 2। इस समीकरण को, ये जो रेखा मैंने खींचा उसको निरूपित करता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला समीकरण, देखिए क्या लिखा हुआ है 4x y = 4 लिखा हुआ है। अब 4x y का यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, सेम पहला वाला वैल्यू क्या है हमारा 1 0 है, तो यहीं पे बनेगा, यही वाला बनेगा, ठीक है ना, यही वाला बनेगा हमारा 1 0। अब तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ज्यादा लिखेंगे तो आपकी किसी दिखेगी, या फिर आप लिख भी सकते हैं। फिर क्या है हमारा y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, ये हमारा 4 हमारा क्या होगा, यहाँ होगा 4 हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। रुक जाइए, इसको सीधे तरीके से आप अगर मिलाएंगे ना, इसको सीधे तरीके से मिला से ये इस तरह जाएगा, इस तरह से स्केल से करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, दिक्कत लग रहा है, बिना स्केल से करिएगा तो दिक्कत होगा। अब x = 2 है, y = 4 है, चलिए x हमारा ये 2 है, y हमारा 4 ये है, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हो रहा है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए, निर्देशांक लिख दीजिए, निर्देशांक लिखिए यहाँ पे 2 4, ये वाला बिंदु का निर्देशांक क्या है हमारा 2 4, x का 2 y का 4। तो अब इसे भी हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इसे भी दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण का हमारा हो गया, क्या कर दिया हमने, ये 1 0 है, ये 2 2 हमने खींच दिया। दूसरा समीकरण में हमें क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू 1 0, तो 1 0 दूसरा समीकरण में भी हमारा दिया हुआ था, यहीं पे बनेगा हमारा, ठीक है ना, यहीं पे हमारा 1 0 बनेगा, 1 0 लिख दिया मैंने यहीं पे। दूसरा वाला समीकरण का मैं बता रहा हूँ, और x का वैल्यू उसके बाद क्या है 2 है, y का वैल्यू 4 है, ये दिया आपका 2 रहा, ये आपका 4 रहा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है 2 4, तो ये वाला बिंदु है, चलिए इसको ठीक से लिखिए 2 4 है ये, ठीक है ना। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु सेम है, इसको मिलाइए, स्केल से मिलाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको मिलाइए, ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ये ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक समीकरण, यहाँ पे एक रेखा हमने देंगे, ये जो रेखा है, इस रेखा, ये रेखा कौन सा समीकरण को दर्शाता है उसको लिख देंगे, ये हमारा दर्शाता है 4x y = 4 को दिखाता है, ये रेखा हमारा दिखाता है किसको है 4x y = 4 को दिखाता है, ये तो आपका हो गया। तो आपका x और y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो x और y का वैल्यू होगा, x बराबर 1 होगा, y बराबर आपका 0 होगा। क्यों होगा, ये कट कहां पे रहा है, देखिए यहाँ पे काट रहा है, और इसका निर्देशांक क्या है 1 0 है, क्या है इसका निर्देशांक 1 0 है, तो x बराबर 1 और y बराबर आपका 0 होगा, ठीक है। इसको सही ढंग से बनाएंगे, अगर स्केल से आप अच्छे से बनाएंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट यही आंसर आएगा, 1 0 पे आएगा, ठीक है। आइए समझ में कैसे करना है, चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या लिखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। आपको किसी एपी का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद आपको 38 दिया हुआ है, 16वां पद आपको दिया है 73। देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना, कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। 11वां पद बोला गया ना दोस्तों, यानी कि आपको दिया क्या है, A11 बराबर आपको दिया 38, आप लिखिए इस तरह से A11 बराबर आप लिखिए 38, ठीक है।
A11 का मतलब क्या होता है दोस्तों, A प्लस 10D इजिकल टू आपको दिया है 38। इसे आपने इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया हमने उसे। अब आपको क्या दिया, 16वां पद, यानी कि आपको दिया है A16 इजिकल टू 73। A16 का मतलब होता है A प्लस 15D इजिकल टू आप मान लीजिए 73। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण समी मतलब समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। और हमें समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है, देखिए समीकरण 1 में क्या लिखा है उसको लिखिए। आपका लिखा है A प्लस 10D इजिकल टू 38 लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका समीकरण 2 में, A प्लस 15D इजिकल टू 73। डी है ना। अब यहाँ से इसको हम कैसे करेंगे, A माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, ये सब जानते ही हैं। प्लस बदलता है माइनस में, माइनस बदलता है प्लस में, वही चीज हमने कर दिया। A और A हमारे कैंसिल। यहाँ पे हमारे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस हमारा 5D होगा, यानी 15 से 10 किया माइनस 5D होगा ना। अब यहाँ भी घटेगा हमारा, कितना हो सकता है बताइए। यहाँ पे होगा 8 5 5 13 होता है ना, और ये 8 7 आई थिंक ये 4 हो गया, 4 3 35 हो रहा है, ये माइनस 35। तो माइनस यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। 5D इक्वल टू हमें क्या मिला, 35 मिला। तो D इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 35/5 कट जाएगा तो कितना है हमारा आंसर, 7 आया। D का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा, 7 आया। ठीक है, D का वैल्यू क्या है हमारा, 7 आया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारा D का वैल्यू जो 7 आया, तो D का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखेंगे। D का वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 में किसी भी वैल्यू में रखेंगे। जब D का समीकरण हम सॉरी D का वैल्यू जब हम किसी भी समीकरण पर रखेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें A मिल जाएगा। ठीक है, A मिल जाएगा तो हम आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसे हम आगे यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा इरेज करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए होंगे। आप वीडियो पॉज करके और अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा D का मान आया था, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, हमें क्या आएगा, समीकरण 1 हमारा क्या था, हमारा समीकरण 1 था A प्लस 10D इजिकल टू था 38। तो A प्लस 10 इंटू हमारी कितना आया था दोस्तों, D का वैल्यू 7 आया था ना, 7 इजिकल टू 38। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, 7 आया था हमारा D का वैल्यू है ना। सो A इजिकल टू A प्लस कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा इजिकल टू 38। A इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, 38 से हम 70 को माइनस करेंगे तो A इजिकल टू माइनस करने से कितना आ रहा है हमारा, ये 2 हो रहा है, माइनस 32। A का वैल्यू क्या आया हमारा, माइनस 32 आया। और हमें D का वैल्यू भी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद है ना, इसलिए 31वां पद का मतलब क्या होगा, A31 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 30D। A का वैल्यू है हमारा माइनस 32 प्लस 30 यहाँ लिखेंगे इंटू D का वैल्यू हमारा क्या आया था, 7 आया था, आप यहाँ पे 7 लिखिए। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस 32 हुआ प्लस 210। माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। तो अगर हम 210 से 32 माइनस करते हैं, 32 माइनस करते हैं, कितना आ रहा माइनस है, ये 8 हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 7 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि 178 आपका आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, एक 31वां पद का आंसर क्या होगा, 171। ठीक है, आई समझ में, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 1 -4 6 और -3 -5 है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष आपको दिया हुआ है 1 1 -4 6 -3 -5। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, इस तरह का सवाल को हम कैसे बनाते हैं। तो यहां लिखते हैं, माना कि ए का शीर्ष, बिंदु ए का शीर्ष है ये, है ना। माना कि
शीर्ष ए, इसको ऐसे लिखते हैं, माना कि बिंदु, इसको ऐसे लिखिए, माना कि बिंदु ए का शीर्ष 1 1 है ना, कोमा बिंदु बी, बिंदु बार बार नहीं लिखना है, बी लिखिए ना, बिंदु बी -4 6 और सी -3 5 -3 और -5 है, ठीक है। क्या है, एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष है, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ना x1 y1 ये सब लिख लीजिए, x1 बराबर क्या होगा 1 होगा और y1 इक्वल क्या होगा -4 हो गया, ठीक है। x2 इक्वल क्या होगा आपका x1 x2 x3 तीनों से आपको यहाँ मिलने वाली है, x1 आपका 1 है, x2 आपका क्या होगा x2 -4 होगा, x2 आपका -4 है, x3 आपका क्या है दोस्तों, x3 आपका -6 है। अब यहाँ पे y1 आपका क्या होगा, y1 ये वाला y1 है आपका, y1 1, y2 क्या होगा, y2 ये वाला आपका 6 है और y3 अब क्या है आपका, y3 है -5, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब देखिए, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालने बोला है ना, आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 6 मतलब क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल का एक फार्मूला आता है दोस्तों, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एक फार्मूला आता है, देखिए फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए, वो होता है 1/2 इनटू आपको x1 बाहर लेना है और लिखेंगे क्या y2 y1 सॉरी y2 y3 है ना, प्लस x2 बाहर लेंगे, लिखेंगे y3 y1, ठीक है, प्लस x3 को बाहर लेंगे, लिखेंगे y y2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर दिख रही है, ये क्या है इसका फॉर्मूला है, क्या क्या लिखा मैंने लिखा x1 इंटू y2 y3 प्लस x2 बाहर y3 y1 प्लस x3 बाहर y1 y2, ये x1 x2 x3 ये आप याद रखिए कि x1 बाहर होता है, x2 बाहर होता है, x3 बाहर, ये याद रखिए। इसको याद कैसे रखेंगे, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको इस सर्कल को याद रखना होगा, आपका यहाँ पे y2 y3 होता है, कैसा आप याद रखेंगे, सर्कल याद रखिए, देखिए पहले यहाँ पे होता है y2, फिर यहाँ होता है आपका y3, फिर यहाँ होता है आपका y1, इस सर्कल को याद रखें तो आप आसानी से बना सकते हैं। हमने क्या लिखा y2 y3 ना, तो y2 y3 y3 y1 y1 y2, ठीक है, क्लियर, फार्मूला को याद रखने का तरीका मैं आपको बता दिया, ठीक है, याद हो जाएगी इस तरीका से। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, चलिए वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, 1/2 लिखिए यहाँ पे, x1 आपका 1 है इनटू y2 y3, y2 आपका y2 है 6 माइनस y3 आपका क्या है -5 है, देखिए दोस्तों यहाँ पे y3 आपका क्या है, फार्मूला में माइनस है और यहाँ पे y3 भी आपको ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। x2 आपका क्या है -4 है, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस -4 लिखिए के बारे में, -4 है तो यहाँ पे प्लस था, प्लस -4 हो गया। y3 आपका क्या है -5 है, लिखिए -5 माइनस y1 क्या है 1 है, 1 लिखिए यहाँ पे बराबर से 1 लिखिए, ठीक है, प्लस अब x3 लिखिए, x3 क्या है आपका -3 है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो हम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिख दीजिए यहाँ पे, -3 लिख दीजिए, इनटू आपका y1 क्या है, y1 है आपका 1 माइनस y2 क्या है आपका 6 है, अब लिखिए यहाँ पे 6, आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 हो गया ये, 1 इंटू ये 11 होगा, -4 इंटू आपका ये -6 होगा, ठीक है, -3 इंटू ये माइनस आपका 5 होगा, क्लियर। अब चलिए सबको सॉल्व करते हैं, ये 11 हुआ, माइनस माइनस प्लस 24 होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस 15 होगा 15, अब यहाँ हमको क्या मिला 1/2, जोड़े सबको जोड़ते हैं, 11 24 15 जोड़ेंगे ना, 5 9 10 0 3 4 और 5, ठीक है, फिर से देखिए 4 5 9 1 10 0, ठीक है, ये आपका पूरा का जोड़ 50 आया।
आपका अभी क्या होगा, ये 50/2 हो गया तो कट कट के कितना आ रहा है हमारा 25। 25 हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 25 वर्ग मात्रक। क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आप इस फॉर्मूला याद रखिए, आपको इजीली से बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, 1/2 x1 बाहर, y2 - y3 अंदर, प्लस x2 बाहर, y3 - y1 अंदर, प्लस x3 बाहर, y1 - y2 बाहर। कैसे ये सब आप याद कैसे रखेंगे उसका भी मैंने तरीका आपको बताया। इस सर्कल को आप बना लीजिए, याद करिएगा। यहाँ आप लिखिए y2 लिखिए, यहाँ पे आपका y3 होता है और यहाँ पे आपका y1 होता है। ठीक है, यानी कि y1 y2 y3 इस तरह से सर्कल घूम रहा है। तो पहले हमारा स्टार्टिंग यहीं से होता है, y2 - y3 y3 - y1 y1 - y2। ठीक है, क्लियर। चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 आगे बढ़ेंगे दोस्तों अभी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिख रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा क्या है, सिद्ध कीजिए sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 7 tan a स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। 7 tan a स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर आपको दिखाना। ठीक है, क्या आपको सिद्ध करना है कि sin a प्लस cosec a का स्क्वायर जो है बराबर होता है हमारा cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर के, सॉरी कहता है यहाँ पे प्लस करना है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। हम सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, प्रूफ में LHS और RHS लेते हैं। तो चलिए आप यहाँ से लीजिए LHS लीजिए। ठीक है ना, LHS लेंगे और LHS में हम लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिखेंगे। एक बार क्या लिखा हुआ आपको पूरा उसको लिखिए। लिखा हुआ है आपका sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर में है ना, दोनों ही a प्लस b का होल स्क्वायर में है। ये भी हमारे a प्लस b का होल स्क्वायर में है और ये भी हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर में। हम दोनों को ना a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। देखिए तोड़ते हैं। पहले तो a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, sin a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू sin a इंटू cosec a होगा, क्लियर। प्लस क्या होगा हमारा cosec स्क्वायर a हो गया। ये a प्लस b का होल स्क्वायर में हमारा टूट गया। ये वाला भाग हमारा जो है दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर में हमारा ये वाला भाग टूट गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ हमारा जगह कम बच रहा है, यहाँ पे हम प्लस का साइन सिर्फ देंगे। हमारे जो बीच का प्लस का साइन है सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे और आगे वाला लिखेंगे। ये वाला प्लस का साइन आप दीजिए, दे दिए। ठीक है ना, दे दिए। अब आप क्या लिखना है, आप इसको भी तोड़िए, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर को। तो ये क्या हो जाएगा, cos a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos a इंटू sec a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हमने a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया। अब देखिए, आप यहाँ समझ लिखते हैं। ये हमें क्या मिला दोस्तों, ये हमें मिला साइन स्क्वायर a मिला, यहाँ हमें साइन स्क्वायर मिला प्लस ये हमें क्या मिला 2 sin a इंटू cosec a मिला। ठीक है, प्लस ये हमें क्या मिला cosec, सॉरी यहाँ c जुड़ गया था, cosec स्क्वायर a मिला हमें, प्लस क्या मिला ये हमें cos स्क्वायर a मिला, प्लस और क्या मिला है 2 cos a इंटू sec a मिला है, 2 cos a इंटू sec a प्लस क्या मिला है sec स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया हमने। ठीक है ना, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आप करिए यहाँ पर साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a को इस सबको एक साथ रखिए, साइन स्क्वायर a प्लस, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या लिखा है आपका 2 sin a इंटू cosec a। तो यहाँ पे हम 2 sin a इंटू cosec को लिख सकते हैं 1 by sin a, क्योंकि cosec जो है sin का उल्टा है। ठीक है, तो cosec की जगह हमने 1 by sin लिख दिया, प्लस हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको लिखिए। ये हमारा क्या लिखा है cosec स्क्वायर, क्या लिखा है cosec स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये हमारे क्या लिखा है cos स्क्वायर, उसको भी लिखिए, प्लस ये प्लस का साइन यहाँ दीजिए,
वहां पे अटेगा नहीं जगह। एक्चुअली इधर हमारा पोर्ट लाइटिंग का है, इसलिए मैं इधर ही लिख रहा हूँ, है ना, फिर आपको इधर भी दिक्कत होगी समझने में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे आपका प्लस का साइन है, इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन देखिए आप यहाँ देख सकते क्या लिखा हमें 2 cos a, सॉरी 2 cos a into sec a। तो सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, ये cos आपका है, cos a को लिखिए आप यहाँ पे into sec को लिख सकते हैं 1 by cos a, ठीक है ना, क्योंकि sec a क्या है, cos a का उल्टा है, प्लस आपका यहाँ लिखा हुआ है sec स्क्वायर a। अब यहाँ देखिए ये cos cos कैंसिल, sin sin कैंसिल, क्या मिला आपको रिजल्ट आपको ये मिला कि sin स्क्वायर a प्लस यहाँ 2 बचा ओनली, क्योंकि sin sin कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है ना, प्लस cosec स्क्वायर a आपको मिला यहाँ पे, cosec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a यहाँ पे है, आप लिखिए उस चीज को, cos स्क्वायर a आपको मिला है यहाँ पे, प्लस ये 2 मिला है आपको, और प्लस क्या मिला है यहाँ पे, sec स्क्वायर a, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या क्या मिला, क्लियर हो गया। चलिए एक लाइन और आपको बढ़ेगा यहाँ पे, अभी एक लाइन और क्या बढ़ेगा, अभी sin स्क्वायर a को और cos स्क्वायर a को एक साथ करिए, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को एक साथ करिए, प्लस आपको यहाँ 2 नजर आ रही है, 2 को लिखिए, प्लस यहाँ पे 2 नजर आ रही है, उसको भी 2 को लिखिए, प्लस अभी आपको क्या करना है ना, cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ पे आप लिखिए cosec स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिखिए sec स्क्वायर, ठीक है, cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर लिख दिया हमने। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऊपर मिटाना होगा, थोड़ा सा हम ऊपर इरेज करेंगे, वीडियो को पॉज करते हुए आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर इरेज करेंगे। हमें यहाँ पे क्या मिला है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस 2 cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या आता है दोस्तों, 1 होगा, 1 लिखिए, लिख दिया, प्लस 2 प्लस 2 क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिख के रखिए। अब cosec स्क्वायर a को क्या हम cosec स्क्वायर a को प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है, cosec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है, फॉर्मूला है हमारा cosec स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार सेम sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके क्लियर, आई समझ में। अब हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, देखिए ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका खत्म हो गया इसका काम। अब यहाँ से काम हमारा शुरू, अब आप यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, ब्रैकेट को हटाइए, ये 1 है और cot स्क्वायर a है ये, उसको लिखिए cot स्क्वायर a लिखिए, प्लस इसका ब्रैकेट हटाइए 1 लिखिए प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। अब सबको जोड़िए, न्यूमेरिकल पार्ट को सब जोड़िए, देखिए 1 4 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 1 7 हो गया, तो 7 लिखिए, प्लस cot के बाद में लिखिए, पहले 10 को लिखिए, क्योंकि पहले हमारे क्या लिखा 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 था दोस्तों, प्लस था 7 प्लस था, सॉरी 7 इंटू नहीं था दोस्तों, यहाँ पे 7 प्लस होगा, है ना, क्वेश्चन में हमारा 7 प्लस दिया हुआ है, 7 इंटू नहीं है 7 प्लस है, तो 7 प्लस 10 इसको तो पहले लिखिए, हो गया, प्लस आपका क्या लिखा है यहाँ cot स्क्वायर लिखा हुआ, लिखिए उसको cot स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव, आई समझ, ठीक है, प्रूव हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये कितना क्वेश्चन था, 12 था, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अभी नहीं करेंगे, नहीं करने के रीजन क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 13 में आपका रचना है, रचना वाला पार्ट जो है हम लोग दोस्तों उसका एक मैं अलग क्लास दूंगा, रचना का एक अलग क्लास मैं देने वाला हूँ, जो कि हम लोग इक्विपमेंट लेके बनाएंगे, इक्विपमेंट के साथ बनाएंगे, अभी बिना इक्विपमेंट के बनाएंगे तो आपको भी कुछ समझ में अच्छे से नहीं आएगी, तो रचना वाला पार्ट आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट उसको हम बनाएंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या लिखा है, क्वेश्चन 14 में पूछा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में ये घड़ी का जो सुई है कितना क्षेत्रफल
5 मिनट का कितना क्षेत्रफल होगा ये आपको निकालना है, ठीक है, 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। मान के चलिए कि ये आपका एक घड़ी है, गोल सर्कल का दिया आपका घड़ी है ना, सर्कल लग रहा है, मान के चलिए लग रहा है, ठीक है ना, मेजरमेंट सही से आया नहीं है। और हमें क्या दिया है, ये जो सुई की जो लंबाई है उसको आप त्रिज्या मानिए। हमें क्या लिखेंगे, त्रिज्या हम लिखेंगे यहाँ पे, त्रिज्या r बराबर मिनट की सुई की लंबाई या फिर सुई की लंबाई, r क्या होगा दोस्तों हमारा, सुई की लंबाई होगी, कितना दिया है, बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है, यहाँ से कोई मिनट का सुई है, मान लीजिए मिनट का सुई है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है मान के चलिए, ठीक है, 14 सेंटीमीटर मान लिया उसको। अब क्या करना है ना, अब हमें ये निकालना होगा, हमें थीटा निकालना होगा। हम मान लेते हैं कि 1 मिनट में घड़ी के द्वारा 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, सुई जो है ना, मिनट की जो सुई है, 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण। देखिए कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में सुई द्वारा बना, 1 मिनट में सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कैसे निकालेंगे। ये अगर सुई है, मान लीजिए ये सेकंड का सुई है, तो सेकंड 1 मिनट के लिए क्या करेगा, पूरा चक्कर लगाएगा ना, 60 सेकंड में हमारा 1 मिनट होता है, 60 सेकंड मतलब ये पूरा चक्कर लगाएगा तभी जब हमारा 1 मिनट होगा, 1 मिनट बनेगा ना। तो 1 मिनट कैसे बनेगा, हमारा पूरा चक्कर लगाने के बाद, पूरा चक्कर कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है, और सेकंड कितना होता है, 60 सेकंड होता है ना, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 360 डिग्री हमारा पूरा कोण का मान होता है। हम क्या करेंगे, 360 कर देंगे तो हमारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा वो निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये काटिए आप उसको, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 6 डिग्री का। 1 मिनट में हमारा कोण निकल गया 6 डिग्री, तो हमें निकालना है कि यहाँ पे तो 5 मिनट दिया हुआ है ना, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा ये निकाल लीजिए। तो आप यहाँ लिखिए कि 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। तो 5 मिनट में कितना हमारा, देखिए यहाँ 6 डिग्री था, 5 को 6 से गुना करिए, 5 से कितना 30 डिग्री आपका बनेगा 5 मिनट में, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये भी आपका क्या, इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पे यानी क्या कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का हम यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब हम निकालेंगे क्या, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि मान के चलते यहाँ से यहाँ था घड़ी सुई, यहाँ से यहाँ आ गया, 5 मिनट यहाँ से यहाँ लग गया आने में, तो 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है हमारा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, क्या होता है हमारा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के यहाँ पे लगाइए, अप्लाई करते हैं। थीटा हमारा 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 लिखिए, पाई का वैल्यू हमारा 22/7 लेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू हमारा 14 इंटू यहाँ पे 14, चलिए ये कट गया, ये हमारा 3 12 36 होता है, यहाँ से कट गया। ये देखिए 7 2 जो हमारा 14 होता है, कट गया, ठीक है। आज समझ रहे, 7 2 जो 14 होता है हमारा कट गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 फिर से कटेगा हमारा, 2 6 जा हमारा 12, फिर कटेगा हमारा यहाँ से, देखिए 2 से काट रहे हैं हम, 2 3 जा 6, 2 11 जा हमारा होता है कितना, 2 11 जा हो गया हमारा 12। तो आपको ऊपर में बचा है दोस्तों वहाँ 11 इंटू 14 आपको ऊपर में बचा है, नीचे बचा है 3। तो 11 इंटू जब आप 14 करेंगे ना, 11 इंटू आप 14 जब करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा दोस्तों 154/3, कितना किस में मेजरमेंट, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, ठीक है। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम इतना तक ही रखेंगे। ये था हमारा सेक्शन बी का, ये था, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, सेक्शन बी का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है, जो कि कितना मार्क का था, 3 मार्क का था। कैरी कितना मार्क का था, 3 मार्क का था ये सेक्शन बी का।
तो सेक्शन बी का क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क क्वेश्चन से, ये हम आपका नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में उन वीडियोस को पाने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो में आपको अगर नॉलेज लगी है, बहुत सारा चीज अगर आपने सीखा है, तो वीडियो का आप जरूर लाइक करिएगा, चैनल को हमारा जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों। तो सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये हेल्प मिले, उनको भी आपका इस वीडियो का पूरा हेल्प मिले और वो भी अपना अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो सबको सबसे अभी मैं अलविदा लेना चाहूँगा, सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहिए दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, मोर नेक्स्ट मोर एनर्जी के साथ।